Morning. Good morning, dear students. As you know, to me, myself, Pushpender Singh, Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering at Sister Grathiwar campus. As we have completed our one class. In last class, we have discussed with what is thermodynamics, what is system, what is surrounding, what is boundary, and also in detail we have discussed types of system, that is open types of system, closed type of system, adiabatic system, and isolated system. We have discussed these things in our last class. So today's topic, I have we have today's topic, that is properties of steam, types of properties, and what is path, what is process, and also we will discuss in today's class microscopic and macroscopic approach and process, what is reversible and irreversible process, we will discuss in today's class. So स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में यदि मैं बात करूं आपसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन पे कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इज़ नोन एज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जो उसका कैरेक्टर होगा, वही उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, जैसे मैं यदि बात करूं यहाँ पे, हम सिस्टम की यदि बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ चुके हैं। यदि इंजन को हम मान लेते हैं कि एक सिस्टम है, तो इंजन का जो प्रेशर होगा, इंजन का भाई इंजन में पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल, डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में डीजल एज अ फ्यूल हम यूज़ करेंगे, तो उनका क्या होगा, कंबस्चन होगा। ठीक है, तो उसमें जो कंबस्चन हुआ, कंबस्चन होने जब होता है तो उसका क्या प्रेशर है, उस वक्त क्या टेम्परेचर है, और उसके पास कौन सी एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी कितनी है, और कौन सी एनर्जी है, एंथैल्पी क्या है। तो ये जो एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, और उसका जो इंजन जो कि सिस्टम है, उसका प्रेशर और जो उसका टेम्परेचर होगा, यही उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ होगी। यही एक सिस्टम या इंजन की क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ होगी। ठीक, क्लियर। अब मैं यदि बात करूँ टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ की, तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव, फर्स्ट वन इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड सेकंड वन इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। अब मैं वन बाय वन करके देखना चाहूँ यदि, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर इंडिपेंडेंट अपॉन द मास, दोज प्रॉपर्टीज़, और वी कैन से दोज प्रॉपर्टीज़ those properties which doesn't depend upon mass, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पे डिपेंडेंट नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूँ आपसे, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंड ऑल द स्पेसिफिक एनर्जीज आर आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो इसको समझते हैं, चलो मैं यदि एटमॉस्फेयर से 2 kg एयर ले लूँ तो भी प्रेशर लगभग उतना ही रहेगा। उसका प्रेशर मेजरमेंट करूँ मैनोमीटर से या बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करेंगे। ठीक, तो उसका जो है तो हमने देख लिया कि और 1 kg एयर ले लूँ तो भी उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही रहेगा। टेम्परेचर भी 2 kg एयर का लगभग टेम्परेचर उतना ही है, और 1 kg एयर का एटमॉस्फेरिक। तो प्रेशर जो है तो मास पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा, और टेम्परेचर भी जो है तो मास पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और ऑल द फॉर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एनर्जीज, जैसे मैं यदि बात करूं इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, mCv/dt। तो वो टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। m इज़ द मास, ठीक है, बाकी चीज़ें बताएंगे, dt इज़ द टेम्परेचर, cv इज़ द स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं यदि बात करूं आपसे कि टोटल इंटरनल एनर्जी यदि कोई पूछे आपसे कि कैलकुलेट करो कितना है किसी भी सिस्टम में, तो आप फार्मूला कौन सा यूज़ करोगे, mCv/dt। m इज़ द मास, cv स्पेसिफिक हीट, dt टेम्परेचर डिफरेंस। तो m यानी 5 kg है तो 5 kg के लिए इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। तो कोई आपसे पूछ ले पर kg के लिए क्या होगा, तो पर kg के लिए मास से डिवाइड कर दोगे, तो वो जो इंटरनल एनर्जी मिलेगा आपको mCv/dt अपॉन m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, cv/dt। तो वो जो होगा स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। क्लियर। अब मैं एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ चुका है बचपन के दिनों में।
हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज़ द मास, वी इज़ द वेलोसिटी, सबको पता है। ये मास यदि 5 kg है तो 5 kg का काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 5 इंटू जो भी वेलोसिटी का स्क्वायर। यदि कोई पूछे आपसे पर केजी के लिए, तो पर केजी के लिए हम क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर को एम से डिवाइड कर देंगे, तो जो अपने को मिलेगा हाफ वी स्क्वायर, वो हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से सभी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच को हम मास से डिवाइड कर, एंथैल्पी, सब चीज़ें। तो किसी भी चीज़ को यदि हम मास से डिवाइड कर देते, जैसे वॉल्यूम है वी, इसको हम मास से डिवाइड कर देंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका स्पेसिफिक हो जाता है। यदि वॉल्यूम है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी है तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी है तो स्पेसिफिक एंथैल्पी, राइट। तो जितने भी स्पेसिफिक एनर्जीज होंगी वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब मास पे डिपेंडेंट नहीं करेंगे वो। अब मैं यदि बात करूं आपसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या है, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द मास, those properties are known as, or we can say be called extensive properties, जो मास पे डिपेंडेंट होती है। एग्जांपल के लिए मास तो है ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वॉल्यूम, वॉल्यूम की यदि बात करो आप, 1 लीटर पानी लोगे तो उसका वॉल्यूम एक कुछ वॉल्यूम होगा, और ठीक है, और 2 लीटर का जो है तो वॉल्यूम है ना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मास पे डिपेंडेंट है, वॉल्यूम किस पे डिपेंडेंट है, मास पे डिपेंडेंट। 1 kg जो पत्थर है आपने एग्जांपल के लिए ले लिया तो उसका कुछ वॉल्यूम मिलेगा आपको, और 2 kg आपने पत्थर लिया तो उसका कुछ ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा, मतलब वॉल्यूम क्या है, मास पे डिपेंडेंट है। दैट्स वाई इट कम्स अंडर एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया। एग्जांपल के लिए मैं यदि और बात करूँ आपसे, ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, ऑल द मतलब और भी जितनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, इंटरनल एनर्जी हम थर्मोडायनामिक्स की बात करें एम सी बी डी टी डी यू, एंथैल्पी डी एच इज इक्वल टू एम सी पी डी टी, तो ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, मास पे डिपेंडेंट होती हैं, राइट। अब मैं यदि बात करूं आपसे कि एक और चीज़ है इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, एक और डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है, ये इस पेज में दिख रहा होगा आपको, कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर आल्सो नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज यदि हम बात करें, यहाँ पे मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इन दोनों का जो रेशियो एम अपॉन भी वो होता है डेंसिटी, सबको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है एम अपॉन भी। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ से, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ा कि द रेशियो ऑफ टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे कि हमको पता है कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दैट इज मास एंड वॉल्यूम इज नोन एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए डेंसिटी क्या हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं यदि आपसे बात करूं कि ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़ का। अब मैं यदि बात करूं आपसे स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम की किस अवस्था में, स्टेट का मतलब कैसी उसकी अवस्था है, किस अवस्था में है सिस्टम। तो जैसे मैं यदि बात करूं आपसे, द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय मीन्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। सिस्टम का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम का स्टेट है वो उसकी प्रॉपर्टीज से पता चलता है। जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज होगी, प्रॉपर्टीज को ही देख करके हम बता पाएंगे कि किस अवस्था में है भैया सिस्टम, सिस्टम का स्टेट क्या है। और एक और डेफिनेशन इसकी लिखी हुई, द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की जो कंडीशन है वही उसका स्टेट है। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है, इंजन को हम मान लेते हैं एज अ सिस्टम, तो उसका जो प्रेशर होगा एक प्रॉपर्टी होगी, उसका टेम्परेचर जो है, उन सब चीज़ों से बता पाएंगे कि सिस्टम किस कंडीशन में है। प्रेशर इतना है, टेम्परेचर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो सिस्टम हॉट है, उसकी ये कंडीशन हो जाएगी, वो इस स्टेट में हो जाएगा। क्लियर। तो उसी तरीके से मैं यदि बात करूँ एक एग्जांपल के लिए, जैसे एक नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में यदि बात करूँ, एक पेशेंट है जो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो जब आप जाते हो हॉस्पिटल, बीमार है वो, अभी उसको बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, काफ़ी चीज़ें, मलेरिया जो भी है, प्रॉब्लम हो चुकी है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि उसकी कंडीशन सही नहीं है, उसको बुखार है, उसका पेट सही नहीं है, ऐसी चीज़ें, तो उसकी कंडीशन सही नहीं है, इन चीज़ों से पता चलता है ना। तो किस स्टेट में कैसा है वो, किस स्टेट में है मतलब कैसा है वो। अब कुछ टाइम उसका ट्रीटमेंट हुआ, 2 दिन 3 दिन, तो उसके बाद बुखार उसका नॉर्मल हो गया, जो एक स्वस्थ व्यक्ति का होना चाहिए। उसकी सारी चीज़ें, ब्रीदिंग बढ़िया हो रही है, सांस बढ़िया से ले रहा है, उसका पेट भी सही हो, डाइजेशन भी, सब चीज़ें सही है, तो मतलब डाइजेशन सही है, उसका बुखार नहीं है, सही से सांस ले पा रहा है, पहचानता है, बोलता है, तो इन सब चीज़ों से उसकी अवस्था पता चलती है कि नाउ
द पेशेंट ही इज़ ओके। अब बढ़िया है, ठीक है। उसी तरीके से प्रॉपर्टी से पता चलता है कि सिस्टम कैसा है, किस स्टेट में। क्लियर? उसका जो प्रेशर है, उसका जो टेम्परेचर है, इन सब चीज़ों से। अब मैं बात करूँ आपसे पाथ। पाथ क्या हो गया? द चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज द पाथ। स्टेट को हम एक पॉइंट से शो करते हैं, पॉइंट से शो कर सकते हैं। स्टेट को हम एक पॉइंट से शो कर देंगे, ठीक है, कि पॉइंट से हम बता देंगे कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना। द चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज द पाथ, ठीक। उसके बाद मैं बात करूँ आपसे प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब ये हो गया, दिस इज व्हेन द सिस्टम मूव्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, देन दैट पाथ इज नोन एज द प्रोसेस। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा समझते हैं प्रोसेस पाथ। जैसे मैं ये डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि एक कोई भी मान लो पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्रेशर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम। तो इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम या पीवी प्लेन, या पी है ना। तो इसमें क्या है कि दिख रहा होगा एक पॉइंट वन है, या स्टेट वन बोल दो, पॉइंट वन या पॉइंट टू हो गया, पॉइंट वन या स्टेट वन, पॉइंट टू या स्टेट टू हो गया। क्लियर? तो स्टेट वन से स्टेट टू में हम जब सिस्टम मूव करेगा तो स्टेट वन इनिशियल पॉइंट हो गया, स्टेट टू फाइनल पॉइंट हो गया। तो इस जब ये स्टेट वन से स्टेट टू मूव करेगा तो ये एक हो जाएगी प्रोसेस, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब यहाँ पे कई सारे स्टेट रहते हैं, स्टेट वन दिख रहा है, वन के बाद ये एक पॉइंट सा दिख रहा है आपको, और भी दो तीन पॉइंट है, तो ये कई सारे स्टेट हो गए, ठीक है। इसको समझ में आ जाएगा चीज़ें बाद में, वैसे अभी भी आ ही गया होगा समझ में। अब और जो दूसरा डायग्राम है एक दिख रहा होगा आपको, ये वाला डायग्राम जो इसी के जस्ट नीचे है, इसमें आप दिख रहा हो प्रोसेस वन से टू हो रही है, फिर वही सिस्टम रिवर्स जा रहा है, वापस आ रहा है टू टू वन। तो एक प्रोसेस हो गई वन से टू और एक दूसरी प्रोसेस हो गई टू टू वन। तो दो प्रोसेस यदि मिल गई तो वो क्या हो जाएगा? साइकिल। साइकिल किसे कहेंगे? जब सिस्टम का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइकिल। देखो इनिशियल पॉइंट वन था, इस डायग्राम से देखो, वन से टू गया, एक प्रोसेस हो गई, और टू से वापस आ गया वन पे, टू से वन दूसरी प्रोसेस हो गई। तो जहाँ से गया था वहीं पे आ गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइकिल बोलेंगे, ठीक है ना। वो साइकिल नहीं जो हम बचपन में चलाते हैं, हीरो की साइकिल, एटलस की साइकिल। साइकिल का मतलब द सिस्टम हैज़ गॉट इनिशियल एज वेल एज फाइनल पॉइंट्स मस्ट बी सेम। द सिस्टम्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स मस्ट बी सेम। अब एक और डायग्राम में मैंने बनाया हुआ, वन टू टू एक प्रोसेस, टू टू थ्री एक दूसरी प्रोसेस, थ्री टू फोर एक थर्ड प्रोसेस, फोर टू फाइव फोर्थ प्रोसेस हो गई, फाइव टू सिक्स फिफ्थ, सिक्स टू सेवन सिक्स्थ, सेवन टू वन। तो एक क्लोज लूप बनाए, क्लोज लूप, और उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो, जहाँ से जाए वहीं पे आ जाए, वो क्या हो जाएगा? एक साइकिल होगा। जैसे साइकिल की यदि बात करो, लाइफ साइकिल की, बच्चा पैदा हुआ आदमी, बच्चा छोटा बच्चा पैदा होता, बड़ा हुआ, शादी वादी हुई, फिर उसके बच्चे पैदा हुए, फिर वो डेथ हो गई उसकी। तो यही साइकिल जो है तो रिपीट होती रहती है। रेनिंग साइकिल के लिए हम बात करें, पानी कैसे हो, तो पानी बारिश में भी गिरेगा, जैसे बरसात चली रही है, पानी गिरेगा, तालाबों में नदियों में भर जाएगा पानी। फिर जब गर्मी आएगी ठंड के बाद तो फिर पानी वेपराइज्ड होकर के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फिर से बादल में बदल जाएगा, फिर ये पानी फिर बादल, फिर पानी के रूप में पानी फिर बरसेगा। तो ये एक साइकिल, रेनिंग साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। साइकिल मतलब स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट मस्ट बी सेम, ठीक। होप समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। तो साइकिल जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा पढ़ भी चुके होगे आप लोग कि बीएमई में पढ़ चुके हो आप कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की बात करो, 4 स्ट्रोक मतलब 4 प्रोसेस, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन, एग्जॉस्ट, 4 प्रोसेस हो गई। 4 प्रोसेस को मिला करके एक साइकिल कंप्लीट होती है। जहाँ से सिस्टम गया वहीं पे, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वही उसका फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये एक साइकिल हो गया। उसी तरीके से हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टोरेज एनर्जी। मतलब एनर्जी के बारे में जो मेनली है तो हम कैसे पढ़ेंगे, जो क्या होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट टू पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक एनर्जी मोड लिखा हुआ है इसमें, माइक्रोस्कोपिक लिखा हुआ, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रो। तो स्टडी करने का दो तरीका होता है। मैक्रो में यदि हम बात करें, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है
इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। जैसे कोई एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने गैस ले लिया, गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल से मिलकर ही बना हुआ गैस, तो 1000 मॉलिक्यूल्स हैं एक एग्जांपल के लिए, तो हज़ारों मॉलिक्यूल्स की हम एक एवरेज में स्टडी करेंगे, एवरेज। तो उस अप्रोच को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब जब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब ये हो गया कि जब हम इंडिविजुअल 1000 मॉलिक्यूल्स है तो एक एक मॉलिक्यूल्स की हम स्टडी करेंगे, भैया इस मॉलिक्यूल्स नंबर 1 का क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, क्या वॉल्यूम का, दूसरे का क्या प्रेशर है, दूसरे का क्या टेम्परेचर है, क्या वॉल्यूम है, तीसरे का, ऐसे करके सभी का n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हम पूरे का इंडिविजुअली स्टडी करें और फिर एक एवरेज प्रेशर निकालें, फिर एक एवरेज टेम्परेचर निकालें, पूरे सिस्टम का एवरेज वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम, ठीक है। तो वो जो होगा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होगी, इंडिविजुअल्स एक एक पे जा करके एक मॉलिक्यूल्स में, जो बट हम एवरेज की जो बात करते हैं तो मैक्रो हो गया, और जो हम स्टडी जो भी कुछ करते हैं बहुत छोटे लेवल पे, मॉलिक्यूल्स लेवल पे, एक एक मॉलिक्यूल्स की, वो हो जाती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। लेकिन जो हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ेंगे, मतलब एवरेज लेवल पे हम कैलकुलेशंस करेंगे, हीट ट्रांसफ़र फाइंड आउट करेंगे, किसी भी सिस्टम का कितना हीट गया टू द सिस्टम और कितनी हीट सिस्टम से रिजेक्ट हुई फ्रॉम द सिस्टम, कितना वर्क सिस्टम ने प्रोड्यूस किया या कितना वर्क इनपुट हमने सिस्टम को दिया, तो एवरेज लेवल पे हम पढ़ेंगे। जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच रहती है, मतलब बहुत छोटे स्तर में जाके एकदम मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाकर रिसर्च स्टडी करते हैं। और जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच रहेगी, हम एक एवरेज लेवल, हर चीज़ों में एवरेज कंसीडर करके पढ़ाई करेंगे। क्लियर? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा चीज़ें। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक में देखेंगे आप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस। एक प्रोसेस है, लिखा हुआ है रिवर्सिबल, और वी कैन से आइडियल प्रोसेस, वी कैन से हाइपोथेटिकल, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आइडियल प्रोसेस मतलब जो प्रैक्टिकली वास्तव में संभव ना हो, रिवर्सिबल प्रोसेस उसको हम कहेंगे। और एक प्रोसेस है इरिवर्सिबल या नेचुरल, जो सचमुच में होती है जो प्रोसेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल या नेचुरल प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस को हम कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है ना, तो या आइडियल प्रोसेस हो गई जैसे, तो उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रिक्शनलेस मोशन ऑफ द सॉलिड्स, एक एग्जांपल मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, स्लो फ्रिक्शनलेस एडियाबैटिक एक्सपांसन कंप्रेशन। मतलब जैसे यदि बात करूँ कि पिस्टन में जो भी है एडियाबैटिक एक्सपांसन हो रहा है या एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, फ्रिक्शनलेस, स्लोली फ्रिक्शनलेस, तो वो जो प्रोसेस होगी, एडियाबैटिक जो प्रोसेस होगी, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, बाकी में सचमुच में ऐसी प्रोसेस नहीं होती। और एक और एग्जांपल है स्लो आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एक्सपांसन। अब कार्नोट साइकिल पढ़ा होगा आप लोगों ने बीएमई में, तो कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन पढ़ा होगा, तो उसमें आइसोथर्मल एक्सपांसन होता है एक प्रोसेस, और एक प्रोसेस होती है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस सचमुच में अचीव करना बहुत कठिन है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो। इसीलिए हम ऐसी प्रोसेस को जो वाकई में सचमुच में नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अब उसके बाद जो हमारा टॉपिक है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, अ प्रोसेस विच इज़ नॉट रिवर्सिबल दैट इज़ इरिवर्सिबल। जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगी, हाइपोथेटिकल नहीं होगी, आइडियल नहीं होगी, वो प्रोसेस रियल प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, सचमुच में होगी, वाकई में होगी, इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल के लिए मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट फ्लूइड्स, दो पाइपलाइन से फ्लूइड आ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, एक में पानी है एक में स्टीम है, और एक पॉइंट पे जाके दोनों मिक्सअप हो जाता है, तो मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट फ्लूइड्स वो बिल्कुल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वाकई में सचमुच में होती है वो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। और ठीक है ना, तो ऐसे रहा। बाकी आप लोग पढ़ो, अब जो डाउट होगा तो अपने डाउट क्लास में फिर शेयर करना आप लोग, क्या है कैसे, ठीक है, ओके, थैंक यू।